नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वो अभी नवीनतम भूगोलिक घटना से संबंधित है। हम उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी यूरोप के अंदर माउंट एटना ज्वालामुखी में एक विस्फोट हुआ है। जान माल की कोई नुकसान उसमें नहीं हुआ, पर आज हम माउंट एटना के बारे में थोड़ी बहुत एक छोटी सी वीडियो में 5-10 मिनट की वीडियो में चर्चा करेंगे कि माउंट एटना कहाँ स्थित है, किस प्रकार का ज्वालामुखी है, और एक जो ये नई भूगोलिक घटना घटित हुई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। किसी भी करंट के एग्जाम में ये प्रश्न आ भी सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं माउंट एटना पर। माउंट एटना, पहले लोकेशन पर बात कर लेते हैं। माउंट एटना की लोकेशन कहाँ है? इस तरफ अटलांटिक ओशियन है, यानी अंध महासागर। उसके साथ में ही अंध महासागर के साथ पड़ता है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के उत्तरी भाग में एक छोटा सा देश है इटली। इटली का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है सिसिली। तो इस सिसिली द्वीप पर माउंट एटना वोल्केनो स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस द्वीप पर है या किस देश में है। तो इटली देश में सिसिली द्वीप पर, और महाद्वीप की बात करें तो किस महाद्वीप पर स्थित है? यूरोप महाद्वीप पर स्थित है माउंट एटना। और दुनिया के लगभग सक्रिय ज्वालामुखियों में इसका शुमार है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और 3 प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर होते हैं: सक्रिय, विषुप्त और शांत। तो एक एक्टिव वोल्केनो जो है वो माउंट एटना उसके अंदर गिना जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसकी हाइट का भी ध्यान रखना है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 3300 मीटर के आसपास है। वोल्केनो है, इटली में है, सिसिली द्वीप पर है, और यूरोप महाद्वीप में है। भूमध्य सागर के उत्तर में देश पड़ता है ये। अगली बात, अगर लावा के प्रकार की बात करें तो इसका लावा चिपचिपा प्रकार का होता है। माउंट एटना से लावा भी 4 प्रकार का होता है: अम्लीय, क्षारीय, अल्ट्राबेसिक, ऐसे करके। तो इसके लावा का प्रकार कैसा है? चिपचिपा प्रकार का लावा है। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा विस्फोट 11 मार्च सन 1699 को हुआ। 11 मार्च 1699 को हुआ। और जो इटली की भूगोलिक संस्था है, इटली की जो भूगोलिक संस्था है, एक तो उसका नाम ध्यान रखना है। उसका नाम है INGV। INGV यानी राष्ट्रीय भूभौतिकी और ज्वालामुखी संस्था ने लगभग 500 सालों की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रखा है। इटली के इस वोल्केनो की लगभग पिछले 500 सालों में जितने भी उद्गार हुए हैं उसको रिकॉर्ड कर रखा है। अर्थात इस आधार पर यह सबसे बड़ा रिकॉर्डेड ज्वालामुखी भी है जिसके डाटा का संग्रह किया गया है कि कितने कितने समय में किस किस प्रकार का उद्गार जो है इसमें देखा गया है। एक इटली में के इस ज्वालामुखी में सबसे बड़ा उद्गार 2001 में हुआ, और यह उद्गार लगभग 24 दिन तक चला। तो काफी कुछ रिकॉर्ड है इसके बारे में। एक तो पहला बड़ा सबसे बड़ा जो विस्फोट है वो 11 मार्च 1699 को हुआ। एक INGV यानी राष्ट्रीय भूभौतिकी और ज्वालामुखी संस्थान ने लगभग इसके 500 सालों के रिकॉर्ड को संग्रह कर रखा है। तीसरा, 2001 में एक ऐसा उद्गार हुआ जो 24 दिन तक चला है। तो काफी चर्चा में रहता है इटली का ये ज्वालामुखी, ये भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अगर एक और बात करें तो इसकी आकृति के आधार पर ये वोल्केनो शंक्वाकार आकृति का है। एक शंक्वाकार आकृति का
ज्वालामुखी है इटली का ये। और 4 प्रकार के जो ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर या केंद्रीय मुख के आधार पर होते हैं, उन आधारों पर ये स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखियों में आता है। स्ट्रोम्बोलियन प्रकार के वोल्केनो में आता है इटली का सिसिली ज्वालामुखी। तो ये एक सामान्य सा एक बिंदु जो हमें याद रखना है कि ये ज्वालामुखी इटली देश में है, सिसिली द्वीप पर है, यूरोप महाद्वीप में है, भूमध्य सागर के उत्तर में है। अगर लावे की बात करें तो लावा किस प्रकार का, इसका चिपचिपा प्रकार का लावा है। अगर उद्गार की अवधि के आधार पर बात करें तो ये सक्रिय प्रकार के ज्वालामुखी में आता है। अगर आकृति की बात करें तो एक कोन बेस आकृति का या शंक्वाकार आकृति का ज्वालामुखी है। और अगर ज्वालामुखियों के प्रकार में केंद्रीय और दरारी में, अगर केंद्रीय में बात करें तो किस प्रकार का ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोलियन प्रकार का ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा विस्फोट 11 मार्च 1699 को हुआ इसके अंदर, और सबसे लंबा विस्फोट 2001 में हुआ जो कितने दिन तक चला, 24 दिन तक चला। INGV राष्ट्रीय भूभौतिकी और ज्वालामुखी संस्थान ने लगभग इसके 500 वर्षों के रिकॉर्ड को संग्रह करके रखा हुआ है, जो कि इसका सबसे बड़ा, किसी भी ज्वालामुखी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो संग्रह किया हुआ है। तो ये माउंट एटना के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा थी। तो अगली कक्षा में हम किसी और ऐसे ही किसी और भौगोलिक छोटे बिंदु पर या छोटे मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।